everyone, welcome to Reverse Study Group. आज है 15 सितंबर 2023 मीन्स 15 सितंबर 2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उसके पहले ये है मेरा नाम और ये है मेरा क्वालिफिकेशन, ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच कोर्ट हैज रिसेंटली कम ऑन बोर्ड ऑफ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड? और आपके ऑप्शंस हैं गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। मीन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अब आ रहे हैं उस पर, ठीक है। और इससे क्या होगा, मतलब ये जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है जिसका पार्ट अब सुप्रीम कोर्ट भी बन रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, ये प्रोवाइड करेगा ट्रैकिंग ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। मतलब कि जो भी केसेस पेंडेंट होते हैं ना कोर्ट्स में, ये उनकी ट्रैकिंग करेगा। एक तो ये डिजिटल है, तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रैक करेगा कि कितने केसेस हैं जो अभी भी पेंडेंट है, ठीक है, उनसे उनके बारे में ये पूरा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। वो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया है। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आता है ऐसा क्वेश्चन कि विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, तो दोनों होगा आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पार्ट 5 जो कि द यूनियन से डील करता है, उसके चैप्टर 6 में सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 मींस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें जो चैप्टर 6 है उसमें आप पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रोविजंस, वहां पे सारे इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और क्वेश्चन आता है आर्टिकल से, आर्टिकल 124 से, कि आर्टिकल 124 है क्या। बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आपका पूछ लिया जाता है कि ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है आर्टिकल 124 या फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड है, बट आर्टिकल 24 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, कभी प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ, तो कभी अब सुप्रीम कोर्ट के भी बारे में बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, हार्ड वर्क तो करना ही एग्जाम के लिए, बट स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। आप सारी चीजें पढ़ो, लेकिन मोस्टली फोकस उस पर करो जिससे कि आपके मार्क्स कैच किए जाएं, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है। तो जिस तरह ये आर्टिकल 24 है, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। And until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 33 other judges, मतलब कि 33 जजेस होने चाहिए, यह आर्टिकल 124 कहता है, और CJI, ठीक है। देन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। और जो CJI है मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस होता है। और इनका रिमूवल जो है, ऑन व्हाट ग्राउंड दे आर रिमूव्ड, तो ये 2 हैं इनके रिमूवल के ग्राउंड्स। एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब उन्होंने अगर मिसबिहेवियर कर दिया, वो प्रूव हो गया पार्लियामेंट में, तो उनको हटा दिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये हो गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर। एंड दूसरा होता है इनकैपेसिटी, अगर कोई इतना कैपेबल नहीं है फिर भी वो वहां पे प्रेजेंट है, बैठा है उस पोस्ट पे, और ये प्रूफ हो गया पार्लियामेंट में। देखो, मैं बार बार पार्लियामेंट कह रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें पार्लियामेंट में जाती हैं। डिटेलिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं लक्ष्मीकांत का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। अभी मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो है एग्जाम का उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ।
ठीक है, तो ये दो इसके रिमूवल के ग्राउंड्स होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और क्वेश्चन आता है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। आपका आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा। देखो बहुत बार बच्चे ना प्रेसिडेंट में और सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज कर जाते हैं जब क्वेश्चन आ जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो आपका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 13 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस को मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है जिसको हम वर्ल्ड हिंदी डे भी कहते हैं, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और 10 जनवरी को ही क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व हिंदी दिवस? तो इसलिए करते हैं क्योंकि इसी दिन, मतलब 10 जनवरी 1949 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हिंदी बोली गई थी। ठीक है, मीन्स 10 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फर्स्ट टाइम हिंदी बोली गई थी। और ये एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस, आपको पता ही है। तो ये ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट टाइम हिंदी बोली गई थी, इसलिए इस डेट को मार्क किया गया है एज वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, और इसकी थीम, कभी कभी थीम भी आ जाती है कि वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या है, तो इसकी थीम है इस साल की हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू मार्क 1 year of launch of which policy on 17 September 2023? और आपके ऑप्शंस हैं नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2022 ऑन 17 सितंबर। ठीक है, और जो कमिंग 17 सितंबर है उस दिन इसको पूरे 1 year हो जाएंगे। ठीक है, और इसको मतलब इतना सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है, तो इसका क्या टारगेट है वो भी हम पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से इसको इतना सेलिब्रेट किया जाएगा। वो ये है कि रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। पहला इसका टारगेट है टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, एंड सेकेंड वन इज टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग। जो इस टाइम हम देखें करेंटली इंडिया की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब LPI, इसकी रैंकिंग क्या है इंडिया की इसमें, तो वो है 38। और इंडिया का टारगेट है कि बाय 2030 हमारी रैंकिंग जो है वो 25 हो जाए, मीन्स इंडिया टॉप 25 में आ जाए। ठीक है, ये इसका टारगेट है। अगर हम देखें अभी जो रैंकिंग है वो है 38 और बाय 2030 टॉप 25 नेशंस में इंडिया की रैंकिंग आ जाए, ये इसका टारगेट है, मतलब इंडिया का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। The annual rate of inflation for August 2023 stands at option A -1.36%, option B -1%, option C -0.52% या फिर ऑप्शन डी -0.8%। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स -0.52%। ये एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है अगस्त का। देखिए ये डेटा तो चेंज होता रहेगा क्योंकि ये आपको क्वार्टरली मंथली आता रहता है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज WPI। WPI को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिटन फॉर्म में है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
its full form is wholesale price index. Okay, then what does it do? It measures the change in prices of commodities at the wholesale level. Mark this line. ये wholesale level पे जो commodities के prices हैं उनको measure करता है कि वो कितना change हो रहे हैं, और इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मिनिस्ट्री पूछी जाती है। तो आपका क्या है मिनिस्ट्री? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका बेस ईयर है 2012। देखो ये जो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाती हूँ ना, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बस आप ये 2-4 लाइनें पढ़ लेंगे ना तो भी आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, भले वो कॉन्सेप्ट बेस्ड में आए या फिर आपको फैक्ट के बेसिस पे आए, आपको पता हो जाएगा कि ये है क्या। एंड वन मोर थिंग, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, इसमें कमोडिटीज हैं, इसमें गुड्स हैं, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी डिटेलिंग हुई है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स सिंपल टर्म्स में बोले तो राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि जिस तरह अभी हमने एक बर्निंग एग्जाम्पल देखा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो टमाटर था वो एक टाइम पे हमें 30 kg या फिर 20 रुपीज पर केजी मिलता था, वो ऑल ऑफ सडन 100 kg गया, देन कहीं कहीं तो ये 300 kg पे भी चला गया था, मतलब कि 300 रुपए किलो हमें टमाटर मिल रहे थे, जो कि कभी 20 रुपए किलो मिल रहे थे। तो ये क्या था? ये इतना जो प्राइस हाइक हुआ उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस बढ़ जाना। और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन्फ्लेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सपोज कोई कंपनी है और वो 100 गाड़ियां बनाती है और उसके 100 मार्केट मतलब और उसके मार्केट में 100 कंज्यूमर्स हैं, तो ये बैलेंस्ड सिचुएशन है, मतलब 100 गाड़ियां बना रही है और 100 कंज्यूमर्स भी हैं उसके, तब तो आप देखो जितना नंबर गाड़ियों का है उतना ही उसके कंज्यूमर्स का है, तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई, जैसे कि अगर कंज्यूमर्स 100 के बदले 1000 हो गए, जो पहले 100 थे अगर अब वो 1000 हो गए कंज्यूमर्स, तो इसमें अब क्या होगा भाई? डिमांड उनकी बढ़ गई गाड़ियों को लेके, अब वो 1000 कंज्यूमर्स हैं उसके पास, तो अब 1000 के लिए गाड़ियां बनानी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है, जो अपनी गाड़ियों का रेट बढ़ा देती है, मतलब उसके पास तो अभी 100 ही गाड़ियां हैं ना, अब वो 1000 को कैसे दे, तो अपनी गाड़ियों का रेट बढ़ा देगी। अब रेट बढ़ाने से क्या होगा कि सपोज जो गाड़ी पहले 5 लाख की मिल रही थी, अब वो सपोज 8 लाख की मिल रही है, तो इन 1000 में से जितने लोग 8 लाख रुपए इस गाड़ी को देने को तैयार होंगे वो उस गाड़ी को खरीद लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिमांड बढ़ गई ना उस गाड़ी की, उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 3 लाख रुपए जो प्राइस हाइक हुआ है वो पे करने को तैयार हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। इसमें क्या होता है कि जो गाड़ियां हैं, सपोज इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कि जो गाड़ियां हैं वो देखो डिफरेंट रॉ मटेरियल से बनाई जाती हैं, उनके टायर्स के रॉ मटेरियल्स अलग होते हैं, एल्यूमिनियम लगता है, कहीं कहीं कुछ लगता है, XYZ बहुत सी चीजें लगती हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और अगर रॉ मटेरियल्स महंगे हैं तो ऑटोमेटिकली कार भी महंगी होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि कार जो है उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, सपोज 5 लाख की गाड़ी है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका 1 लाख लग रहा है, ठीक है, और नया वाला मतलब कि जब रॉ मटेरियल महंगे हो गए तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.5 लाख रुपए लग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 ही लाख पे बेचेगी, भाई उसका भी तो लॉस होगा ना। तो क्या करेगी फिर? वो अपनी गाड़ी को 5 लाख के बदले 6 लाख रुपए में बेचेगी, ताकि उसका जो ये रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है जो कि बढ़ गया था वो इससे मतलब कवर कर ले।
तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या हुआ कि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने की वजह से गाड़ियों ने भी अपना दाम, मतलब गाड़ियों का भी दाम बढ़ गया, कंपनी ने गाड़ियों का भी दाम बढ़ा दिया। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये रहा इन्फ्लेशन कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर डिमांड पुल इन्फ्लेशंस, व्हाट आर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसी से आते हैं इकोनॉमिक्स में। इसमें बेसिक भी हो गया और आपको फैक्ट्स के थ्रू भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में हम मोस्टली फैक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको इसीलिए स्टैटिक भी पढ़ाते हुए जा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आनी चाहिए ना, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी आना चाहिए, बैलेंस्ड स्टडी करनी है अपने को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Which authority has released draft of registration of consumer organizations amendment regulations 2023? और आपके ऑप्शंस हैं BSNL, RBI, ट्राई या फिर सेबी। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राई। ट्राई मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताई हूँ, फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो पहले तो इसके एक चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और ये जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 2 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होते। और उसी तरह 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होने चाहिए, एक चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। और जो ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं वो भी 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना फुल टाइम मेंबर्स 2 से ज्यादा होने चाहिए, ना पार्ट टाइम मेंबर्स 2 से ज्यादा होने चाहिए। ये इसका कॉम्पोजिशन है मेंबर्स का कि इतने लोग होते हैं। ठीक है, और अभी हम देखें तो करेंटली कौन है इसके चेयरपर्सन, तो वो है पीडी वघेला जी। कौन है? पीडी वघेला। और इनका टेन्योर क्या होता है? तो जो टेन्योर है वो है 3 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये एज, ये बहुत जरूरी है कि 3 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज जो है वो इनका टेन्योर होता है। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। असम गवर्नर हैज अनवील्ड which mobile application for the collaboration of grassroots leaders? आपके ऑप्शंस हैं न्याय, देन माई गोव, देन सरपंच संवाद, या फिर ऑप्शन डी सरपंच। आपको ये इमेज देख के ही ऑप्शन जो है करेक्ट उसका पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरपंच संवाद। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम इमेजेस को देखे रहते हैं ना तो वो याद रहती हैं। इमेजेस ना हमारे माइंड पे एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ती हैं। हम वर्ड्स भूल जाएंगे लेकिन इमेजेस रखेंगे, जिस तरह आप मूवी देखने जाते हैं। मतलब बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल है कि चोला जो है उनके बारे में पढ़ना बड़ा टफ लगता है हमें। मतलब मुझे पर्सनली लगता था कि जो चोला चालुक्याज है इनके बारे में पढ़ती थी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती कि यार कौन से ईयर में कौन सा रूलर आया था, कब इन दोनों की फाइट हुई थी, कब कौन जीता था। बड़ा ही मतलब वैसा है कि मैं भूल जाती थी कि कैसे होता है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक है, लेकिन जब आप मूवी देखेंगे ना PS1 या PS2 तो आपको ना सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो मूवी में है ना, वो हमें दिख रहा है, पिक्चर फॉर्म में सारी चीजें हमें दिख रही हैं, तो हमें वो सारी चीजें याद हो जाएंगी क्योंकि हमारा इंटरेस्ट आ रहा है उस पिक्चर को देखने में, हमारे माइंड में वो इमेज बैठ रही है, वो वीडियो बैठ रही है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब मूवी से रियल लाइफ में आ जाते हैं, रियल लाइफ से रियल लाइफ में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और असम के गवर्नर कौन है? तो वो है गुलाब चंद कटारिया जी। और इसके बारे में मैं असम के बारे में और बता देती हूँ कि ये न्यूज में क्यों था। वो इसलिए क्योंकि गुवाहाटी एयरपोर्ट ऑफ असम हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव डिजी यात्रा फैसिलिटी।
ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द चोकुआ राइस, जिसे हम मैजिक राइस भी कहते हैं, वो असम का है और उससे अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये किसको दिया गया है 2023 का? तो वो असम के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि कानन, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। अगर एक क्वेश्चन आए कि विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, सो इट्स रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके। एंड हु इज द सीएम ऑफ असम? He is हिमंता बिस्वा शर्मा। मीन्स हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट्स गिफ्ट डीड स्कीम डील्स विथ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एजुकेशन या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी मैटर्स। मतलब ये जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि गिफ्ट डीड स्कीम कौन से गवर्नमेंट की है? सो इट इज ऑफ यूपी गवर्नमेंट एंड इट डील्स विद द प्रॉपर्टी मैटर्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो इसकी स्टैंप ड्यूटी है वो पहले नोएडा में, मतलब नोएडा जो इसकी सिटी है, नोएडा में प्रॉपर्टी कॉस्ट का 5% लगती थी। सपोज कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत लेमैन लैंग्वेज का मैं बता रही हूँ कि कोई 100 रुपए की है प्रॉपर्टी, उसपे 5% जो था, मतलब 5 रुपए स्टैंप ड्यूटी लगती थी नोएडा में, और रेस्ट ऑफ द यूपी के लिए वो 7% थी, मतलब कि 7 रुपए लगती थी। अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी तो 7 रुपए उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब ये फिक्स कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा हर जगह के लिए, अब वो है 5,000 रुपीज। कितना? 5,000। ये आप जरूर याद रखिएगा। तो ये है गिफ्ट डीड स्कीम। अब हम आगे बढ़ते हैं। Which state has appointed Meeta Vashisht as chairperson of Governing Council of States Film and Entertainment Policy? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस हरियाणा। ठीक है, हरियाणा पीसेस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं, जितने भी ये पीसेस एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलरली उस स्टेट के अपॉइंटमेंट तो जरूर आते हैं। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम 13th in the world to issue internationally accepted OIML, means International Organization of Legometrology certificates? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, भारत, यूके। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, भारत जो है वो 13th नेशन बना है in the world to issue this certificate. And what are these certificates? So these certificates are for selling weighs and measures. Suppose weight जो हम करते हैं आधा किलो, 1 किलो, 2000 किलो वाला, वो उसकी बात हो रही है। These certificates are for selling weighs or measures anywhere in the world. Okay, and this is issued by Department of Consumers Affairs, because to sell a weight or measure in the international market, OIML pattern approval certificate is mandatory. Okay, मतलब कि अगर आपको जो वेट या वो मेजर है उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो आपको इस सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है आपके पास। और ये है क्या, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि OIML क्या है ये। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1955, मीन्स 1955 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके कितने मेंबर्स हैं? तो 63 तो मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ठीक है, मेंबर स्टेट्स हैं, एंड 64 इसके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं। 63 मेंबर स्टेट्स एंड 64 करस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं इसके।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लीड्स एज टॉप प्रोक्यूरर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. It has become lead as top procurer on government e-marketplace GEM. Okay, and what is GEM? ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है. गवर्नमेंट ई मार्केट है तो इसी से आप समझ जाओ कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड है. एंड इट्स अ वन स्टॉप नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीद. ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज. सपोज अगर कोई अपने गुड्स या सर्विसेज या फिर हम बोले तो कमोडिटी को इस पोर्टल पे डालना चाहता है, अवेलेबल करवाना चाहता है जेम पे, तो उसको सबसे पहले कौन प्रोक्योर करेगा? उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंडेटरी है कि उसके प्रोडक्ट्स को मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको कि हम CPSE कहते हैं, ये प्रोक्योर करेंगी. ठीक है, बिना इनके प्रोक्योरमेंट के जो भी जेम पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट्स को अवेल करवाना चाहता है वो नहीं कर सकता है. पहले मिनिस्ट्रीज और CPSE इसको प्रोक्योर करेंगी. ठीक है, और जेम को लाया कब गया था? तो इसको लाया गया था 2016 में, मीन्स इन द ईयर 2016 इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे पोर्टल पे, सब कुछ पता रहे, सेल उसका प्रॉपर होता रहे, जो भी प्रोडक्ट है उसकी सारी ट्रांसपेरेंसी हो, उसके सेल की हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी हो. ठीक है, अब हम फैक्ट्स देखते हैं. इसमें सबसे पहले है श्री पवन कुमार सेन हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, श्री पवन कुमार सेन जो है, इनको अरुणाचल प्रदेश का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उसके पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है. देन 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंक्लूड्स इन वाराणसी. जिसका कि हम अभी पढ़ रहे थे कि ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, वो अभी वाराणसी में चल रही है. अब ये कंप्लीट हो गई है. ये कौन से नंबर की थी? तो ये थी 4th. ठीक है, आगे देखते हैं. एनुअल लीजिंग पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ opium poppy. Mark this crop. Opium poppy for crop year 2023 for Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स इन तीनों स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनुअल लीजिंग पॉलिसी किसके लिए अनाउंस की गई है? ओपियम पॉपी क्रॉप के लिए. कौन से ईयर के लिए? फॉर 2023-24. And for how many states? For 3 states, and they are Madhya Pradesh, UP and Rajasthan. Okay? अब आगे बढ़ते हैं. PM lays foundation stone of petrochemical complex at BPCL बीना refinery in Madhya Pradesh. जो ये बीना है ना, ये मध्य प्रदेश में है, बीना रिफाइनरी. तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का. देन दिव्य कला मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 15 सितंबर टू 24 सितंबर 2023 इन वाराणसी. ठीक है, वाराणसी या फिर हम बोलें तो बनारस, काशी नगरी है ना. ठीक है, तो वहां पे दिव्य कला मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तो देखिए, दिव्य कला मेला, अगर आपने सपोज क्वेश्चन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है कि ये क्या होता है, तो आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में ही आंसर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन अगर जो भी होगा, आपको इस वर्ड से पता चल जाएगा कि दिव्य से रिलेटेड है. दिव्य मीन्स दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स या आर्टिसंस. तो यहाँ पे क्या है कि वाराणसी में ऑल ओवर इंडिया से जो भी दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स या आर्टिसंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स और क्राफ्टमैनशिप को यहाँ पे शोकेस करेंगे. ठीक है, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि ये ऑर्गेनाइज करेगा? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज. ठीक है,
ये है डिपार्टमेंट जो कि इसको ऑर्गेनाइज करेगा, इस मेला को। देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, बुक रिटन बाय लीना कुमार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से, तो आपको पता होना चाहिए कि बुक किसने लिखी है, तो वो लिखी है लीना कुमार ने। देन निपा वायरस केसेस हैज बीन रिपोर्टेड इन केरला। निपा वायरस, अब मैं आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ कि ये है निपा वायरस, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड मीन्स ये वायरल आरएनए है। आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये उसके बारे में पूरा डायग्राम है कि ये निपा वायरस दिखता कैसा है, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, सपोज ये फ्यूजन प्रोटीन है, ये अटैचमेंट प्रोटीन है, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन मैट्रिक्स जो भी है। लेकिन हमारे लिए ये आ गया कभी तो अलग बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, निपा वायरस। मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर निपा वायरस। तो पहले तो ये जूनोटिक वायरस होते हैं। जूनोटिक मीन्स जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, मीन्स दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। एंड ये डिजीज फैलती कैसे है, मतलब ये निपा वायरस, ये डिजीज फैलती कैसे, स्प्रेड कैसे होती है। तो जो फ्रूट बैट्स होते हैं उनको फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, इनसे ये डिजीज स्प्रेड होती है। किससे, फ्रूट बैट्स, या फिर उसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। फ्रूट बैट्स के यूरिन में ये वायरस प्रेजेंट होता है और फीकस और सलाइवा में भी होता है, जिससे कि ये स्प्रेड होते जाता है हर जगह। और आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है ना कि इस डिजीज से जो लोग सफर करते हैं उनको बहुत फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कोई कोमा में चला जाता है, और अगर सीवियर केसेस होता है ना तो उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। तो अब आपको पता है कि ये कौन से डिजीज, मतलब ये कौन सा वायरस है, तो ये है जूनोटिक वायरस। एंड व्हाट आर जूनोटिक वायरस, वायरस विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है। और कैसे ये फैलता है, तो वो है फ्रूट बैट्स, इसको हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, इनसे ये डिजीज फैलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है हमारा चैनल रिवेश स्टडी ग्रुप। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम पे इस वीडियो की फ्री पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।